हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा अबाउट द स्टॉक्स और द शेयर्स जिसे मैं ओन करता हूं, जिसको मैं पिछले कुछ सालों से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। हालांकि उसमें से कुछ स्टॉक्स को मैंने स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड जब वो ऑल टाइम हाई थे उसे निकाल दिए थे, बट देन काफी स्टॉक्स है जिसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूं। और आप में से काफी लोग मुझे पूछते हैं हमेशा कि भाई मैं कौन से स्टॉक्स खरीदूं, तो दिस इज जस्ट माई रेफरेंस शीट। आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल पोर्टफोलियो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, लेकिन मैं अपना जीरोधा का रेफरल अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दूंगा। इसके बाद मैं एक्चुअली सोच रहा हूं कि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। अगर आप में से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में या फिर पीएमएस सर्विसेज में, तो मैं उसी के बारे में एडिशनल डिटेल शेयर कर दूंगा। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्टॉक्स विच आई ओन। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी मैं स्टॉक्स ओन करता हूं, मतलब मेजॉरिटी 90% से ज्यादा स्टॉक्स जो है उसमें सारे बिजनेसेस फैमिली ओन बिजनेसेस है। मतलब जो भी कंपनी है उसके जो ओनर्स है वो कंप्लीट फैमिली उसे रन कर रही है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिलायंस की अगर मैं बात करता हूं तो रिलायंस इज ए फैमिली ओन बिजनेस, और अगर रिलायंस के कंपनी में कोई इश्यू आ जाता है तो बेसिकली फैमिली उसे सेटल कर देगी किसी न किसी तरीके से। इनफैक्ट उसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी जी उस कंपनी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद अभी टीना है, आकाश है, तो ये लोग इस कंपनी को मतलब कंटिन्यू करेंगे और उसी विजन को वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं पर मैं कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती है उसके थोड़ा सा दूर रहता हूं। और होता यह है क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इश्यूज आते हैं, स्ट्रगल्स रहते हैं। जब भी कॉर्पोरेट उसे रन करते हैं हमने ये देखा है, मतलब मेजोरिटी काफी जगहों पे मैंने देखा है कि भाई जो टॉप लीडर्स होते हैं वो मतलब आइदर वो वहां से निकल जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं, या फिर ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे वो सिर्फ टेम्पररी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म फिक्स करने के लिए। तो वहीं पर मुझे लगता है कि भाई जो फैमिली बेस्ड बिजनेस है, रिलायंस है, टाटा है, या फिर आपका बजाज है, तो यहां पर ये कंपनीज लॉन्ग रन में बहुत ही लंबे चलने वाले हैं। नाउ दैट्स द फर्स्ट बेसिक रीजन जिसके बेसिस के ऊपर से मैं अपने स्टॉक्स परचेज करता हूं। नाउ 30% अप्रोक्सीमेटली ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन जीरोधा, जहां पर जो आप अभी देख रहे हो मैं जीरोधा का आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। उसी के बाद बैलेंस 30% मेरा है आईसीसीआई के अंदर, और इनिशियली वो सिटी बैंक में था। जो सिटी बैंक जब पिछले साल न्यूज आई कि वो बंद होने वाली है या फिर कोई और एक्वायर कर लेगा, तो मैंने वहां से एग्जिट ले लिया था। एंड द बैलेंस अनदर 35-40% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज विद एक्सिस बैंक। तो मैं उन सब के अकाउंट्स के अंदर नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ जगहों पे म्यूचुअल फंड है, कुछ में पीएमएस है, कुछ में एक्टिव ट्रेडिंग भी होती है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव ट्रेडिंग होती है या फिर मैं पोर्टफोलियो ऐड करता हूं वो जीरोधा में है, तो मैं उसी का आपको पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूं। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ माई अकाउंट विच कैन गिव यू एन आइडिया। नाउ आई होप कि ये जो लिस्ट है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। आपके पास भी कौन से स्टॉक्स है, आपने क्यों खरीदे, वो भी आप नीचे बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी एक नॉलेज मिले कि उसके पीछे आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है। और अगर आप चाहते हो कि मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी ऐसा एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द कंप्लीट पोर्टफोलियो। सो दोस्तों ये है कंसोल पेज जो जीरोधा के अंदर हमें मिलता है। अगर आप कोई स्टॉक्स यहाँ पर होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंटरफेस मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा मेरे स्टॉक्स की, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन से स्टॉक्स मैं ओन करता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़, और अगर आप देखोगे तो मैंने कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी मतलब 150 क्वांटिटी ऐड किया है, तो यहाँ पर 1350 दिखा रहा है, बट एक्चुअली 1528 है। बिकॉज मैंने एक ऑर्डर एडवांस में रखा हुआ था जो मतलब अप्रैल के महीने का टॉप से लेकर अगर 10% स्टॉक गिर जाता है तो मैं उसे एवरेज करने के लिए, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं किस तरह से नए स्टॉक्स खरीदता हूँ इंस्टेड ऑफ बाइंग एट ए हायर प्राइस, हाउ आई बाई देम एट द लोअर प्राइस। नंदलेस यहाँ पर है आरती इंडस्ट्रीज़, और मैंने इसे खरीदा था 567 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट के ऊपर। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टॉक विच आई होल्ड, एंड द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ दिस वन, अभी बहुत प्रेशर के अंदर ये स्टॉक है, नीचे गिर रहा है, बट उसके बावजूद मुझे 50% प्रॉफिट दे चुका है। मतलब एज ऑफ नाउ दिस इज द प्रॉफिट शीट जो आप देखोगे P&L स्टेटमेंट, तो यहाँ पर 4,31,000 इज द प्रॉफिट। अब उसके बाद है APL अपोलो। अब ये मैंने कोई बहुत समय पहले नहीं खरीदा था, बट देन आई बॉट इट एंड आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई एम होल्डिंग इट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई फॉर सम रीजन आई एम ऑल्सो सरप्राइज वाई डज अ क्वांटिटी डिफरेंस शोज सो बिग डिफरेंस, बट नंदलेस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 660 रुपीज़ में मैंने खरीदा था, और एज ऑफ नाउ 55% का इसमें ग्रोथ है। इसके बाद है एशियन पेंट। नाउ दिस इज वन स्टॉक विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस, क्योंकि देखो एशियन के सामने कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसके 500 स्टॉक मैंने खरीदे हैं, 530 इज द एक्चुअल स्टॉक। ओके, नाउ आई रियलाइज द डिफरेंस, सॉरी इफ आई वॉज नॉट क्लियर बिफोर। बेसिकली प्लेजिंग करने के लिए मेरे पास इतनी स्टॉक्स में प्लेज कर पाऊंगा, ये मेरे एक्चुअल स्टॉक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको समझ में आएगा, वरना आप जस्ट इग्नोर कर दीजिए, जस्ट थिंक दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी।
और मैं खुद कंसोल पेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ज़ीरोधा के होल्डिंग पेज में देख लेता हूँ जो भी मुझे और भी देखना होता है। बट मैंने इसे 1732 पे खरीदा था और अभी 3200 के आसपास है, तो मतलब 84% का प्रॉफिट हमने इसके ऊपर किया हुआ है। इसके बाद है एस्ट्रल, बेसिकली आई थिंक दिस इज द एस्ट्रल पाइप्स कंपनी, और मैंने इसके 415 स्टॉक्स होल्ड किए हैं। बाइंग प्राइस इज 850। एनीथिंग बिलो 2000 इज अगेन समथिंग वेयर आई अगेन री एंटर एंड आई ऐड मोर, और आई कैन यू कैन से आई कैन एक्यूमुलेट मोर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3.5 लाख के स्टॉक्स नहीं थे एक्चुअली, मेरे पास ऑलमोस्ट 10 लाख के स्टॉक्स थे, 15 लाख की प्रॉफिट हो गई थी, तो मैंने उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉफिट बुक कर दिया था जब ये हायर प्राइस पे बिक रहे थे। उसके बाद फिर से मैं उस कैश को रेडी रख करके रख चुका हूँ। अब बात आती है यहाँ पर बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की, दोनों मेरे टॉप स्टॉक्स है अब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, और ये जनरली मतलब 70 लाख के आसपास इसकी मतलब वैल्यूएशन होती है मेरे अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, 190 एंड 438, एंड दैट्स बिकॉज द बाइंग एवरेजेस प्राइसेस आर 7,000 3,000, लेकिन करंट प्राइसेस इज अराउंड 14,000 6,000। हालांकि कुछ समय पहले तो ये और भी ज़्यादा ऊपर थे, एंड बोथ ऑफ देम वेर आई थिंक अराउंड 120 to 130% अपसाइड, और प्रॉफिट इटसेल्फ वाज बेसिकली डबल ऑफ व्हाट माय इन्वेस्टमेंट वाज। तो मैंने करीब 35 लाख, यानी ये रहा 29 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था, और वो 72 लाख के आसपास मुझे रिटर्न दे रहे थे। ब्रिटानिया इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसको मैंने काफ़ी समय तक होल्ड किया था, और जैसे ही रिसेंटली मतलब थर्ड वेव जब कोविड का आया था, जब लगा कि भाई ये स्टॉक अभी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मैंने उस प्रॉफिट को बुक कर दिया और अब वापस से फिर से ब्रिटानिया खरीदना शुरू किया है, जहाँ पर मुझे लगा कि भाई अब यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, एक अच्छे सपोर्ट प्राइस के आसपास है, तो यहाँ पर मैंने शुरू किया है खरीदना। अगर आप देख सकते हो इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में किस लो स्पीड से मैं शुरुआत करता हूँ खरीदना, और ट्रस्ट मी गाइस 3 साल 5 साल के बाद ये 6 स्टॉक्स ही 300 स्टॉक 400 स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब जब वो डिप में आते हैं तभी मैं खरीदा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट हमें हर मौका देती है खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल भाग भाग के जो इस प्राइस पे मिल रहा है उसे मत खरीदना। इसके बाद है चोलामंडलम फाइनेंस, डाबर का आई थिंक मैंने आधा स्टॉक निकाल दिया था, और यहाँ पर करीब 12-15 लाख इन्वेस्ट किया था, जब वो अच्छे प्रॉफिट में था मैंने आधा स्टॉक निकाल दिया, अभी भी है लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉफिट मुझे अभी देखने नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 लाख की प्रॉफिट दिखा रही है। इसके बाद आता है डिविस लैबोरेटरीज। अभी डिविस लैबोरेटरीज को भी मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट के ऊपर इसे बेच दिया था, और जब थर्ड वेव के आसपास आया और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो इसका स्टॉक एक साथ गिरने लगा, बिकॉज लगा कि भाई अभी मेडिकल बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं या जो भी था, तो उसके बाद मार्केट्स एक्चुअली गिरने लगे, स्पेशली ऑन द मेडिकल फ्रंट, और मैंने उसमें फटाफट से आधा स्टॉक अपना बेच दिया था, और एज ऑफ नाउ 205 है मेरे पास, मतलब 4 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, और करंट वैल्यू उसकी 9,24,000 रुपये है, मतलब 125%, विच इज़ आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम होल्डिंग राइट नाउ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स, अभी इसमें सबसे पहले आता है आयशा मोटर्स। अब आयशा मोटर्स का क्या है, मैंने इसको भी प्रॉफिट पे नहीं, एक्चुअली मैंने आयशा मोटर्स को एग्जिट कर दिया था जब ये मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, मतलब ये स्टॉक फॉर सम रीज़न बिल्कुल ऊपर गया कोविड से पहले के बाद और नीचे आया, फिर बिल्कुल नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, मुझे लगा कि भाई ये ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो आई थिंक वंस इट इज़ एट माई कॉस्ट प्राइस आई विल एग्जिट, एंड मैंने रिसेंटली एग्जिट कर दिया था, एंड नाउ अगेन आई हैव स्टार्टेड बाइंग इट बट ओनली ऑन द डिप्स। इसके बाद है FSL। नाउ दिस इज़ वन स्टॉक विच आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाई। ये एक टेक रिलेटेड स्टॉक है, मैंने TCS में से 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, एक था टेकएम एंड एक है FSL, और इन दोनों में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा खरीदने के लिए, हालांकि शेयर्स बहुत ही सस्ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिसेंटली ही खरीदा था 160 के प्राइस पे, और फॉर सम रीज़न उनके न्यूज़ आए और भाई साहब ने गिर भी गया, लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने मतलब एवरेज भी करने के बाद भी मतलब 5 लाख रुपए जब इन्वेस्ट किया फिर भी ये लॉस में है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट स्टॉक, बट एनीवे हेवल्स अगेन आई वुड रिकमेंड। नाउ कम्स सम बैंकिंग स्टॉक्स विच आर नॉट द स्टॉक्स द काइंड ऑफ स्टॉक्स जनरली आई वुड बाई, बट आई हैव स्टार्टेड बाइंग बैंकिंग स्टॉक्स, मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे जब मिल रहे हैं तो मैंने कहा खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC पे मैंने 6 लाख रुपये बेट किए हैं, 1520 की प्राइस है, अभी वो 1400 रुपये हो गए बिकॉज काफ़ी बैंक के ऊपर प्रेशर्स है। HDFC भी आप देख सकते हो कि 738 की एवरेज पे मैंने खरीदा है ये वाला स्टॉक, मतलब मैंने कम से कम 10-15 बार इसको खरीदा होगा, 50 स्टॉक 40 स्टॉक 30 स्टॉक ऐसे खरीद के मेरे पास अभी 562 units है, एंड राइट नाउ द प्राइस इज 741, सो इट्स एट कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। कोटक बैंक मैंने आधा स्टॉक प्रॉफिट पे बुक कर दिया था, अराउंड 1950 के प्राइस पे जब ये था, मुझे याद है स्पेसिफिकली मैंने उसे बेच दिया था, और मतलब आई थिंक अराउंड 4-5 लाख के स्टॉक्स मैंने बेच दिए थे या 10 लाख के स्टॉक्स बेच दिए थे। अब बैलेंस जो है मेरे पास वो है 9 लाख के स्टॉक, जिसकी प्राइस अभी 2 लाख प्रॉफिट पे है और 20% प्रॉफिट पे है। नाउ Motherson Sumi इज अगेन वन ऑफ दो स्टॉक्स विच इज अगेंस्ट माई ओन प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रनिंग बिजनेस एंड वॉट एवर
स्ट्रैटेजी विच आई डू, आई हैड अ लिटिल होप, क्योंकि मैं ईवी का चैनल भी चलाता हूँ, मुझे लगा कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक रिलेटेड व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स है वो मुझे खरीदने चाहिए, और ये भी कंपनी कुछ पार्ट्स और वायर्स और सब कुछ सप्लाई करती है। बट देन आई थिंक दिस हैज़ गॉन बैड एंड आई नॉट इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट। जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा मैं यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा। आई एम नॉट होपफुल। नाउ नेस्ले इज वन न्यू स्टॉक विच आई हैव स्टार्टेड बाइंग। दिस माइट बी और माइट नॉट बी फैमिली रन बिजनेस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज अ गुड कॉर्पोरेट बिजनेस, बट देन आई स्पेसिफिकली हैव अ बिग होप ऑन दिस। और मैंने रिसेंटली उसे खरीदा था, ये 16,500 पे मैंने 6 स्टॉक खरीदे, फिर 6 स्टॉक मैंने 17,800 या समथिंग पे खरीदे, और कुछ ही हफ्तों के अंदर ही ये, मतलब कुछ ही हफ्ते क्या, कुछ ही दिनों के अंदर ये वापस प्रॉफिट में आ गया। तो ये थे वन गुड स्टॉक। नाउ पेज इंडस्ट्रीज, अगर आप जॉकी के अंडरगारमेंट्स पहनते हो तो आपने सुना ही होगा जॉकी के बारे में। आप सोचिए कि जॉकी के अंडरगारमेंट्स बेच बेच के ये कंपनी का स्टॉक 45,000 रुपये का एक शेयर आपको मिलता है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 48 शेयर्स है, ज़्यादा भी नहीं है, और उसमें मैंने 10 लाख रुपए मैंने मतलब अंडरगारमेंट के बिजनेस में लगा दिए हैं, मतलब चड्डी बनियान के बिजनेस में 10 लाख रुपए रखे हैं, और एज ऑफ नाउ 11 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट दे रहा है वो। सो 101% प्रॉफिट, एंड दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस। नाउ पिडिलाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस, एंड यहाँ पर मैंने जब 1428 पे खरीदा, ये काफ़ी देर तक यहाँ पर ये होल्डिंग में है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, बट देन आई एम हैप्पी एंड आई वुड कंटिन्यू बाइंग दीज स्टॉक्स। पीआई इंड ऑल्सो अनदर कंपनी विच आई हैड बॉट एट अ स्वीट प्राइस ऑफ 1261, अभी 2866 है, और ये भी एक स्टॉक है, आप देख सकते हो। और बेसिकली गाइज मैं जितने भी आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ स्टॉक्स लगेंगे बहुत ही महंगे हैं, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज है 45,000 का है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि भाई कुछ समय के बाद खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे रहेंगे। अभी के लिए अगर आपको लगता है कि मैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप जाइए आयशर मोटर्स खरीद लीजिए, या फिर हेवल्स एक खरीद लीजिए, एक HDFC खरीद लीजिए, एक ICICI खरीद लीजिए, मतलब गो स्टेप बाय स्टेप एंड बाई दो स्टॉक्स इन वन यूनिट्स बेसिस में भी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है मेरा लास्ट सेट ऑफ स्टॉक्स जिसकी मैं बात करूँगा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने रिलायंस की बात की। अभी रिलायंस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जिसको मैंने प्रॉफिट में बुक करने के बाद मैं निकल गया था 2500 नहीं 2300 के आसपास मैंने अपना सारा स्टॉक निकाल दिया था, प्रॉफिट भी बुक कर दिया था। अब वापस मैंने इसे खरीदना शुरू किया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ओनली स्टॉक्स जिसको मैं अपर एंड अपर प्राइस पे खरीद रहा हूँ, ना कि मैं लोअर एंड लो प्राइस पे। तो बेसिकली द व्हेनेवर द प्राइस गो अप आई एम एक्चुअली बाइंग इट, बट स्टिल इट इज़ गोइंग अपर एंड अपर, और मैंने अभी तक 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, एंड आई डेफिनेटली कीप बाइंग। Now Tata Power, Tata Motors. Now these two stocks are not something which are under my current principle or general principle, but then I generally have a little trust on Tata companies, and that is why ये तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। Of course TCS मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में था, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2,900 के प्राइस की एवरेज है मेरे पास, और अभी करंट प्राइस है उसकी 3,500। हालांकि मैंने बीच में अभी थोड़े शेयर्स 4,500 में उनको बाईबैक के स्कीम के अंदर भी दे दिए थे, बट दे वर नॉट मोर, आई थिंक अराउंड नहीं, ओनली एक ही तो स्टॉक लिया था उन्होंने, मतलब बाईबैक की स्कीम में अंदर, और मेरे पास ये भी अच्छी क्वांटिटी में था, मैंने अच्छे प्रॉफिट में इसको बुक कर दिया है। अभी जो है मैं इसमें और एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जिसकी मेरा एवरेज कॉस्टिंग बढ़ रही है, बट दैट्स फाइन, आई नो दैट आई ट्रस्ट दिस कंपनी, सो आई कैन होल्ड इट ऑन। नाउ टाटा मोटर्स काफ़ी डिप में है, मैंने महंगे प्राइस पे खरीदा, जब 500 रुपये था तब मैंने खरीदा, थोड़ा सा एवरेज किया, 490 आ गया है। टाटा पावर मैंने जस्ट रिसेंटली अभी खरीदा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया था इसके बारे में, एंड इट्स फाइन, 1-2%, 10% तक तो चलता ही है बॉस, मतलब जब 10% ऊपर जाता है हम चुप बैठते हैं, तो फिर गिरता है तो भी चुप रहना चाहिए। टेकएम आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाई, मैंने भी खुद लिया हुआ है, इसमें अभी तो लॉस है, बट ये कुछ दिनों में प्रॉफिटेबल आ भी गया अगर मैं निकल जाऊंगा। आई नेवर हैड ट्रस्ट ऑन टेकएम एंड द अदर वन FCL, आई हैड मोर होप ऑन TCS। मैंने दोनों में से पैसे निकाल के थोड़ा इसमें और थोड़ा उसमें डाल दिए थे, एंड आई थिंक दैट वाज वन मिस्टेक, विच इज़ वाई आई वुड से डोंट गो फॉर दिस। एंड टाइटन इज वन मोर अमेजिंग स्टॉक विच आई वुड सजेस्ट टू बाई, अगेन इट्स पार्ट ऑफ टाटा, बट अगेन टाइटन इज वन अमेजिंग स्टॉक विच यू शुड बाई एंड होल्ड। यहाँ पे मैंने ये 1,200 रुपये के आसपास में खरीदा था, अभी 2,300 है, अराउंड 100% प्रॉफिट दिखा रहा है। और आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ टाइटन के रिजल्ट्स भी निकल के आए हैं, करीब 7.50 रुपये का एक डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है, विच मीन्स मतलब 5,000 रुपये मिलेंगे मुझे 10 लाख के पीछे, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। लोग बोलते हैं डिविडेंड में बहुत पैसा बनता है, बट नो, यू डोंट मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट देन डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर वाइज मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। मेरे मेजॉरिटी स्टॉक्स अगर हम बात करते हैं, लार्ज कैप में 70% है, मिड कैप में 27 है, एंड आई थिंक मिड कैप के नाम पे जो छोटे छोटे स्टॉक्स अभी रिसेंटली खरीदे वही आ जाएंगे। और ओवरऑल ये पोर्टफोलियो, ये वाले अकाउंट में मेरा करीब 30% पोर्टफोलियो है, बैलेंस मैंने पहले आपको बताया दूसरे बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मेरा 1,75 लाख, एक्चुअली ये अराउंड 3.5 हुआ, 3.3 के आसपास था बीच में, बट अभी क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से यूक्रेन न्यूज़ और ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर्स के कारण ये नीचे गिर चुका है, तो ये ऑलमोस्ट 1.6 का प्रॉफिट 1.2 हो चुका है, बट देन दैट्स फाइन। आई मीन
एक बार फिर से अगर कोई पैंडमिक भी आ जाएगा तो भी भाई साहब ये 68% वाइप आउट हो जाएगा, बट कैपिटल कहीं नहीं जाने वाला है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग बेटर और गुड स्टॉक्स। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लार्ज मिड कैप्स की, तो यहाँ देख सकते हो मिड कैप्स के कौन से हैं मेरे पास। सेक्टर्स की बात करता हूँ तो आई नो बैंकिंग स्टॉक्स एंड बजाज फिनसर्व, बजाज के कारण ही मेरा फाइनेंस में ज़्यादा पोर्टफोलियो एक्सपोजर है। और उसके बाद मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, ये सब है। हेल्थ का मैंने कम कर दिया, मेरे पास डॉक्टर रेड्डी लैब्स के भी अच्छे स्टॉक्स थे और डिक्सॉन के भी थे। डिक्सॉन को अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, आई गेस नहीं मैंने निकाल दिया, वाह। सो डिविस लैब एक बचे हैं, डिक्सॉन और डॉक्टर रेड्डी लैब दोनों को मैंने अच्छे प्रॉफिट में बुक करने के बाद मैंने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। तो दिस इज़ एन कंप्लीट ओवरव्यू ऑन द लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स आई होल्ड। मेरे दूसरे एक अकाउंट में भी है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट ऑल द स्टॉक्स। उसमें जब भी पैसा बनता है मैं निकाल देता हूँ और फिर री एंट्री कर लेता हूँ। दीज आर द स्टॉक्स विच आई होल्ड for next 10 or 15 years and that is where this can be helpful to you. Now I hope दोस्तों कि ये लिस्ट आपको यूजफुल थी। अगर थी तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपको किस हिसाब से लिस्ट यूजफुल लगी और ऐसे और क्या वीडियोस आप देखना चाहते हो, क्या है मेरे स्ट्रैटेजीज। एज ऑफ नाउ तो मार्केट काफी बेरिश है, मतलब नेगेटिव है। मई मंथ में जब ये वीडियो मैंने शूट किया था, कब देख रहे हो ये वीडियो वो मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ मार्केट बहुत ही नेगेटिव जा रही है। तो दिस इज मोर ऑफ ए अपॉर्चुनिटी, बट मैं ये नहीं बोलता कि फटाक से आप खरीदो। मैं आने वाले दिनों में एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं किस तरह से स्टॉक्स ऐड करता हूं अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें मुझे बेटर प्राइस में वो मिल सके, वो भी मैं प्लान कर रहा हूं। तो नीचे आप भी कमेंट कर दीजिएगा कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो और वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।